चलिए यहाँ देखेंगे, आगे पढ़ना है ना हम लोगों को। कहाँ तक हो गया था ये बताइए, क्या पढ़ रहे थे हम? पीएच स्केल है ना। अब आएगा पीएच स्केल। तो पीएच स्केल का काम क्या है ये बताओगे? पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म हुआ ना, इसका काम क्या है ये बताइए, इसका काम क्या है? पीएच स्केल का काम है ये बताएगा कि कौन सा सब्सटेंस हमारा एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। आई बात समझ में? एसिड और बेस, एसिड और बेस का स्ट्रेंथ बताता है। क्या बताता है? एसिड और बेस का स्ट्रेंथ बताता है। इट डिसाइड the strength of एसिड एंड बेस, है ना। ध्यान देंगे, ये क्या डिसाइड करता है बताओ? एसिड और बेस का स्ट्रेंथ डिसाइड करता है कि अगर एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। कौन डिसाइड करता है? पीएच स्केल। आई बात समझ में? देखो यहां पे ध्यान देना, पीएच स्केल। देखो यहां ध्यान देना, यही आपका पीएच स्केल है जी, दिख रहा है आप लोग को? ये आपका पीएच स्केल है, और इसको यहां से यहां हम लोग चोरी कर लेंगे अभी, ठीक है। पीएच स्केल पे ना नंबर होता है, कहां से कहां तक नंबर होता है देखो तो। 0 से लेकर के कहां तक नंबर होता है? 0 से लेकर के 14 तक नंबर होता है पीएच स्केल में, है ना। देख रहे होगे यहाँ पे, देखो 0 से लेकर के कहां तक नंबर होता है? 14 तक। जिसमें अगर किसी का वैल्यू 7 आ जाता है, क्या आ जाता है? 7। तो 7 आ गया तो मतलब वो क्या होगा आपका? न्यूट्रल। अगर किसी का वैल्यू 7 आ जाता है, 7, तो इसका मतलब वो क्या है? न्यूट्रल, मतलब सॉल्ट है। सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। आई बात समझ में, है ना। तो अब अगर जितना ज्यादा आप 7 से पीछे आओगे, 7 से जितना ज्यादा आप पीछे आएंगे, आपका एसिड उतना, 7 से पीछे वाले को एसिड बोलेंगे, और 7 से आगे वाले को क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। 7 के बाद जो नंबर आएगा वो बेस के लिए, और 7 के पहले कोई नंबर आएगा वो क्या होगा? एसिड होगा। तो एसिड का नंबर क्या आ सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और अगर बेस होगा तो बेस का नंबर क्या आ सकता है? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये बेस के लिए ये नंबर, और ये नंबर किसके लिए? एसिड के लिए। अब जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, इसका नंबर उतना ज्यादा आएगा। आई बात समझे? मान लो 2 बेस है, एक का वैल्यू आया 14 और एक का वैल्यू आया 10। कौन स्ट्रॉन्ग होगा? 10 वाला या 14 वाला? 14 वाला। जितना ज्यादा आप आगे जाओगे बेस उतना क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। एसिड के लिए जितना आप पीछे आओगे एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। एसिड के लिए उल्टा, जितना छोटा नंबर एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बेस के लिए जितना बड़ा नंबर बेस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आपके पास 2 एसिड है, ध्यान देना है यहाँ पे, 2 एसिड है, लिटमस पेपर डिसाइड करता है कौन एसिड है कौन बेस है। लिटमस पेपर ये नहीं डिसाइड करता कि कौन एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके पास 2 एसिड है, 2 एसिड है, अब दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन कम स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये पता कैसे चलेगा? आपका पीएच स्केल से। आई बात समझ में? अगर वैल्यू आपका एक एसिड का 4 आता है और एक का 0 आता है, बताओ कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? 0 वाला या 4 वाला? 0 वाला क्या होगा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 4 वाला क्या होगा? वीक एसिड होगा। बेस के साथ कौन हो जाएगा? जिसका नंबर जितना ज्यादा बड़ा आएगा वो बेस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका नंबर जितना छोटा आएगा वो बेस उतना ज्यादा क्या होगा? वीक हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएगा। 2 सब्सटेंस है,
तो एसिडिक सब्सटेंस है जिसका पीएच वैल्यू 3 है और 0 है। आपको बताना है कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 0 वाला या 3 वाला। 0 वाला। 3 वाला क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो बेस के साथ भी वही कहानी है ना। जिसका नंबर बड़ा आएगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, जिसका नंबर छोटा आएगा वो क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, जैसे 0 नंबर जो आएगा ना वो जनरली आपका कुछ एसिड है जिनका पीएच वैल्यू 0 होता है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, है ना। कुछ एसिड है जिनका पीएच वैल्यू 0 होता है, जैसे आपका H2SO4 ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपने पढ़ा भी होगा। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसका पीएच वैल्यू क्या आता है, 0। सबसे स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है तो कौन है, H2SO4, जिसका पीएच वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। आई बात समझ में, है ना। HCl भी आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट इसका पीएच वैल्यू 1 के आसपास होता है, जो हमारे स्टोमिक में होता है। देखो नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, कहाँ होता है, हमारे स्टोमिक में पाया जाता है HCl, जो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इसका पीएच वैल्यू 1 है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ, ऐसा नहीं कि कम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हाँ H2SO4 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपने देखा होगा कई ऐसे रिएक्शन जो H2SO4 में ज़्यादा खतरनाक होता है ना, लेकिन HCl में उतना खतरनाक नहीं होता। लेकिन हाँ दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, दोनों को ही हम नॉर्मल हैंड से टच नहीं कर सकते, ना ही H2SO4 को और ना ही HCl को। दोनों से हमारा हाथ क्या हो जाएगा, बर्न, लेकिन H2SO4 से ज़्यादा जलेगा, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। HCl भी होता है, HCl हमारे स्टोमिक में पाया जाता है, लेकिन हमारे स्टोमिक में डाइल्यूट फॉर्म में पाया जाता है। कंसनट्रेटेड फॉर्म में रहेगा तो हमारे स्टोमिक को जला करके बाहर आ जाएगा। डाइल्यूट फॉर्म में मतलब बहुत, डाइल्यूट का मतलब समझते हो ना, लिक्विड के साथ, पानी के साथ मिला हुआ होता है, डाइल्यूट फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। इसका अमाउंट काफ़ी कम होता है HCl का। तो सेकंड नंबर में हो गया, सेकंड नंबर आ गया, तो सेकंड नंबर लेमन में एसिड पाया जाता है, उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 2, जिसको जनरली हम लोग खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ जिसका पीएच वैल्यू 0 है उसको खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसका पीएच वैल्यू 1 है उसको खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे लेमन का पीएच वैल्यू क्या आता है, 2, खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। विनेगर का पीएच वैल्यू क्या आता है, 3, खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। टोमेटो में कौन सा एसिड पाया था, बता दो। हाँ वेरी गुड, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है ना, तो इसको हम लोग खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफ़ी में भी एसिड पाया जाता है, जिसको हम लोग खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क में भी एसिड पाया जाता है, जिसको हम लोग खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो मिल्क का एक पीएच वैल्यू एग्जैक्ट 6 नहीं होता है, ठीक है ना, यहाँ ध्यान देना। तो अब बताओ यहाँ पे कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिसका पीएच वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। आई बात समझ में, पीएच वैल्यू जितना कम वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 0 और 1 वाले को खाने में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन 2, 3, 4, 5, 6 ये सब खाने में इस्तेमाल हो सकता है। आई बात समझ में, है ना। तो जनरली आपका ऑर्गेनिक मटेरियल, जो आपके ऑर्गेनिक मटेरियल हो गए, जैसे खाने वाला चीज़, जैसे टोमेटो हो गया, लेमन हो गया, कर्ड हो गया, तो इन सब का जो पीएच वैल्यू होता है वो पीएच वैल्यू आपका 6 से लेकर के 2 के बीच में, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जिनको हम खा सकते हैं। और जिनको हम नहीं खा सकते, कोरेसिव होता है, खतरनाक होता है ना। कोरेसिव मतलब क्या होता है, खतरनाक, ठीक है ना, जिससे हाथ वाथ जल जाए, है ना। उनका पीएच वैल्यू क्या होता है, 1 और 2, 1 और 0 के आसपास होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। और यहाँ पर वाले क्या कहलाएंगे, वीक एसिड। तो यहाँ जो एसिड होगा ये आपका क्या कहलाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, बाकी ये सब जैसे जैसे आप आगे जाओगे ये स्ट्रॉन्ग क्या होता चला जाएगा, वीक में बदलता चला जाएगा। आई बात समझ में। तो सेम चीज़ बेस के साथ भी होता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, 7 से आगे बढ़ोगे, 7 में तो सॉल्ट बन गया, ना रहा एसिड ना रहा बेस, न्यूट्रल हो गया 7 से आप आगे बढ़ोगे, 8 पे जाओगे, 9 पे जाओगे, 10 पे जाओगे, 11 पे, 12 पे, 13 पे, 14 पे। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपका बेस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। आई बात समझ में। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है साबुन बनाने में, सर्फ बनाने में, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ लिखा हुआ भी है ना, ड्रेन क्लीनर। आई बात समझ में। जो कॉस्टिक सोडा NaOH होता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस अगर कोई है तो वो कौन है,
कुछ आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, है ना, कुछ ऐसे बेस का नाम लिखिए जो स्ट्रॉन्ग हो, तो NaOH, KOH, ये सब आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है जिसका pH वैल्यू कितना आता है, 14 आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल दीजिए, कौन हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, HCl हो जाएगा, ये सब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 का pH वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। आई बात समझ में। HCl का क्या होता है, 1 होता है। जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे pH वैल्यू क्या होगा, घटता चला जाएगा, मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, घटता चला जाएगा। जैसे जैसे आप आगे आएंगे इधर pH वैल्यू, जैसे जैसे आप इधर बढ़ते चले जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। राइट साइड जैसे जैसे बढ़ता चले जाएंगे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, है ना। जैसे जैसे आप पीछे आएंगे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, घटता चला जाएगा। और 0 पे क्या होता है आपका pH वैल्यू, सॉरी 0 करें, 7 पे क्या होता है आपका, सॉल्ट होता है, ना रहा एसिड ना ही क्या हुआ, बेस। अब जैसे प्योर वाटर जो हमारा होता है, प्योर वाटर का जो pH वैल्यू होता है 7 होता है, क्या होता है, 7 होता है, वो एक सॉल्ट नेचर का है प्योर वाटर जो है हमारा। आई बात समझ में। तो जिसका pH वैल्यू 7 हो गया हम उसको क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे। ये बात सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो इधर वाला पार्ट आपका क्या है, 7 के लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या है, एसिड, और 7 के राइट साइड वाला पार्ट क्या है, बेस हो जाएगा। सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत, नोट करना है नोट कर लीजिए आप लोग। ये टमाटो बनाने का जरूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसे बना लेना, इसका डायग्राम हम बता दे रहे हैं अभी। यहाँ पे हो गया ना, आगे बढ़ जाए, हम आगे बढ़ जाए, देखो बता रहे हैं यहाँ पे, ऐसे बना लो, एक स्केल बना लो सिंपल, एक सिंपल सा एक स्केल आप बना लीजिए। ठीक है ना, pH स्केल को समझने के लिए एक स्केल बना लो सिंपल सा आप ऐसा। चलिए यहाँ देखेंगे आप, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। देखो ऐसा एक स्केल बना लो, ये आपका हो गया pH स्केल, इसको क्या बोलेंगे, pH स्केल, ठीक है ना। चलो हटो, बन गया pH स्केल, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ से यहाँ का जो पार्ट होगा वो आपका क्या होगा, एसिडिक होगा। यहाँ से यहाँ का 0 से लेकर के 7 से पहले तक ये क्या होगा आपका, एसिड। तो ऐसे कर लो, ये हिस्सा क्या होगा आपका, एसिडिक में आएगा। ये क्या होगा आपका, सॉल्ट हो जाएगा। और यहां से फिर यहां जाएंगे, ये क्या होगा आपका, बेस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, है ना। इस तरीके का एक स्केल बना लीजिए आप लोग कॉपी पे, ये आपका हो गया pH स्केल हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े। हाँ, pH वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, pH वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है आपका pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन, माइनस लॉग बेस 10 इंटू H प्लस का कंसंट्रेशन, ये होता है। अब ये फॉर्मूला लॉग वॉग आपने अभी पढ़ा है नहीं,
तो बनेगा है नहीं आप लोग से, बट सिंपली आपको फॉर्मूला लिख लेना, आगे काम आएगा। ये पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है, अभी आपको निकालना भी नहीं है, ठीक है ना, इसको लिख लो सिंपल डायरेक्ट। माइनस लॉग बेस 10 H प्लस हो गया, माइनस लॉग बेस 10 H प्लस, ये पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है, यह आगे काम आएगा आपको। नहीं तो किसी दिन अगर लॉग पढ़ा देंगे तो हम इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स भी करवा देंगे, ठीक है ना। आईसीएसई बोर्ड में इस पे न्यूमेरिकल्स भी आता है, हम लोग तो सीबीएसई बोर्ड पढ़ रहे हैं ना, आईसीएसई बोर्ड में न्यूमेरिकल्स वगैरह आता है जो कि 11th और 12th में काम आता है, समझ गए। लॉग जब पढ़ा देंगे तो फिर हम ये भी बता देंगे, अभी लॉग पढ़ाया नहीं है ना तुम लोगों को। हो गया, नोट हो गया, चलिए क्लियर है यहाँ पे। अब बात करेंगे हम लोग पीएच, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। चलो गप नहीं करो, ये बताना पहले कि पीएच स्केल समझ में आया है कि नहीं आया। पीएच स्केल समझ में आया सभी को या नहीं आया। पीएच स्केल आई है समझ में, क्या था पीएच स्केल। पीएच स्केल हमें बताता है स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड और बेस, है ना, एसिड और बेस का वो स्ट्रेंथ बताता है, बेसिकली वो H प्लस आयन का स्ट्रेंथ बताता है। आई बात समझ में। तो अगर पीएच वैल्यू, अगर पीएच वैल्यू आपका 7 से कम हुआ तो एसिड होगा या बेस होगा, क्या होगा, 7 से कम हुआ तो एसिड और 7 से ज्यादा हुआ तो बेस हो जाएगा। 7 से जितना कम होगा उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, 7 से जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ में क्या है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है, समझ लो यहाँ पे। जैसे मिट्टी होता है, मिट्टी सॉइल है ना, सॉइल में क्या होता है कि सॉइल के पीएच को मेंटेन हम लोग करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, पीएच ऑफ सॉइल, पीएच ऑफ सॉइल, सॉइल के पीएच को हम लोग मेंटेन करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं सॉइल के पीएच को। जो जमीन होता है ना, जब प्लांट वगैरह लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो जो मिट्टी होता है, सॉइल होता है, उसके बेसिसिटी नेचर, सॉरी उसके अंदर एसिडिक नेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। बारिश वारिश होता है ना, एसिडिक रेन वगैरह होता है, उससे क्या होता है, सॉइल का अंदर एसिडिक नेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। अब उसके अंदर एसिडिक नेचर अगर बढ़ गया है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया है, तो क्या बताओ कि वो प्लांट को खराब करेगा कि नहीं करेगा, कर देगा। तो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करने के लिए हम क्या मिला देते हैं, उसमें बेस मिलाते हैं। और आपको मालूम है बेस का काम क्या है, एसिड को जाके न्यूट्रलाइज कर देना। आई बात समझ में, है ना। तो हम उसमें बेस मिला करके उसके पीएच वैल्यू को क्या करते हैं, लेवल पे लेकर के आ जाते हैं। तो ये डायरेक्ट हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि दुकान से गए खाद लेकर के आए और यहाँ ला के पूरा छीट दिएगा, हाँ मेरे जमीन मेरे सॉइल में एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा था छीट दिया। मीजर करना पड़ेगा ना कितना एसिडिक स्ट्रेंथ है आपके सॉइल का। आई बात समझ में, है ना, उसको मीजर करना पड़ेगा, आपके सॉइल का पीएच वैल्यू मीजर करना पड़ेगा। मीजर करने के बाद उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा बेस लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, मीडियम बेस लेना है, वो डिसाइड करना पड़ेगा। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आप वो वाला खाद यूज़ करोगे जिसके अंदर बेस क्या होता है, ज़्यादा पाया जाता है। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बढ़ गया एसिडिक स्ट्रेंथ, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, एक एवरेज बेस लेंगे, वो वाला खाद यूज़ करेंगे, है ना, वो वाला मैन्योर यूज़ करेंगे जिसमें क्या होगा, आपका नॉर्मल सा बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा। तो हम लोग ऐसे नहीं छीट सकते, ऐसे बाजार से लाया और छीट दिया। कई बार ऐसा होगा कि आपने प्लांट तो लगाया और दुकान से आप लेकर के आ गए वो क्या बोलते हैं मैन्योर, और छीट दिया आपने, तो देखते होंगे कि पौधा और जल जाता है। ऐसा हुआ है क्या कभी,
ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमको पता होना चाहिए इस मिट्टी में, इस मिट्टी का पीएच वैल्यू क्या है और इसके अकॉर्डिंग कौन सा मैन्योर हम लेकर के आए और कितना उसके अंदर छींटे, कितना अमाउंट उसके अंदर हम छींटे, ये पता होना चाहिए। ये नहीं रहेगा ज़्यादा हो गया, पहले एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा था, हम बाजार से लेकर के आ गए मैन्योर, उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, बेस, बेस लाके छींट दिया और इतना ज़्यादा छींट दिया कि अब उसके अंदर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। आई बात समझ में? अब जब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया तो फिर उसने खाद को क्या, सॉरी प्लांट को क्या किया, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। आई बात समझ में? तो पीएच लेवल क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। तो हमारे एवरीडे लाइफ में यूज होता है इसका पीएच वैल्यू का। पहला पॉइंट ये हुआ। सेकंड पॉइंट ये होता है आपका इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। कभी ऐसा सुना है एसिडिटी बढ़ गया पेट में? सुना है ना, एसिडिटी बढ़ गया, प्रचार भी देखा होगा आपने, एसिडिटी बढ़ने पे इनो लो, इनो घोल के पी जाओ। आई बात समझ में? 5 मिनट के अंदर तो 7 सेकेंड, अरे बहुत फास्ट है, देखा है ना। तो इनो है क्या, इनो एक्चुअल में क्या है, देखो याद ध्यान दो, इनो क्या है, बेस है। इनो में क्या पाया जाता है, बेस पाया जाता है। और अगर हमारे पेट के अंदर एसिडिटी बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे, इनो यूज करते हैं और इनो को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, पेट के अंदर जो एसिडिटी बढ़ा है उसको क्या कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, करते हैं ना, हाँ या नहीं? अच्छा, कई लोग इनो का यूज करते हैं चेहरा को साफ करने के लिए भी। तुम लोग नहीं करते हो? करते हैं बहुत से लोग, इनो से चेहरा धो लेते हैं। मत करना ये सब काम, चेहरा जल जाता है। यूट्यूब पे दिखाता है, यूट्यूब पे देखा 7 सेकंड में गोरे हो जाए। एडवर्टाइज क्या था इनो का, 7 सेकंड में एसिडिटी ठीक करे। यूट्यूब पे दिखाता 7 सेकंड में गोरे हो जाए। बस इनो लाए, इनो को डाल के मुंह धो ले, चेहरा जल जाएगा। मत करना सबका। आई बात समझ में? समझ में आया? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच वैल्यू, पीएच लेवल क्या होता है, मेंटेन करना पड़ता है। अगर हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाए और हम जाके कोल्ड ड्रिंक पी ले तो क्या ये सही होगा? हम लोग कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पेट में कुछ भी होता है थोड़ा बहुत, कहते चलो कोल्ड ड्रिंक पी लिया जाए। पता तो चले कि हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ा है या बेसिसिटी बढ़ा है। अगर एसिडिटी बढ़ा है, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर पाया जाता है कार्बोनिक एसिड। क्या पाया जाता है? कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। और पहले से हमारे पेट में एसिडिटी है, एसिड का मात्रा बढ़ा हुआ है और हम गए कोल्ड ड्रिंक गिरगट आ गए, तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बोनिक एसिड है ना, और एसिड बढ़ जाएगा और दिक्कत पैदा होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए हम लोग को डॉक्टर से पहले मिल लेना चाहिए। अच्छा, इनो भी हर वक्त इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना। डॉक्टर्स कई सारे दवाई आते हैं जिसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मिला हुआ होता है, जो हमारे एसिडिटी को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो वो भी हम लोग को हेल्प करना चाहिए। समझ में आया है कि नहीं आया? एक तो हुआ इनो वगैरह हम लोग ले लिया। तो एक्चुअल में जितने भी दवाई होते हैं, ठीक है ना, जितने भी इस तरह के दवाई होते हैं जो पेट के एसिडिटी को कम कर दे, उनके अंदर पाया जाता है MgOH2। ध्यान से सुनना इसको, ये तुम लोग देख चुके हो पहले भी। क्या पाया था उसके अंदर? पाया जाता है MgOH2, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आई बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, MgOH2। तो जो हम लोग गैस का दवाई यूज करते हैं ना, जो एसिडिटी के लिए यूज करते हैं कि पेट में एसिडिटी बढ़ गया है ना, तो उसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2। अब ये बनता कैसे है, याद होगा आपको, हमने पढ़ाया आप लोगों को, Mg+O2। Mg को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, मैग्नीशियम को गर्म करते हैं। गर्म करने पे क्या बनता है बताइए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। एग्जाम में ये सब पूछता है, व्हाइट पाउडर होता है ये, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। अब इसी व्हाइट कलर वाले पाउडर को हम क्या करते हैं, इसी व्हाइट कलर वाले पाउडर को हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, पानी में डिसॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इसका कलर व्हाइट है। इसका कलर क्या है, व्हाइट।
तो पानी में डिसॉल्व करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पूरे पानी का, पूरे सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट। और पानी में डिसॉल्व होकर ये बन जाता है क्या, MgOH का होल 2, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। जस्ट लाइक मिल्क की तरह ये दिखने लगता है, जिसको हमने क्या बोला, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये हो गया आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। समझ में आया है कि नहीं आया, क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे दो एग्जांपल हमने देखा। एक तो हमने देखा सॉइल के पीएच को मेंटेन किया जाता है ना। सॉइल का पीएच लेवल बढ़ जाए तो हम लोग बाजार से मैन्योर लाते हैं, खाद लाते हैं, खाद के अंदर क्या पाया जाता है, बेस पाया जाता है, ठीक है ना। और वो उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। बेस को छीटेंगे, जो सॉइल के अंदर एसिडिटी का मात्रा बढ़ गया, एसिड का मात्रा, वो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। फिर सेकंड हमने क्या देखा, सेकंड हमने देखा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग इसका यूज करते हैं। अगर एसिडिटी बढ़ जाए, एग्जाम में आता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। एसिडिटी बढ़ जाता है तो हम लोग एंटासिड के तौर पे क्या यूज करते हैं, बताओ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दवाई वगैरह में क्या मिला हुआ होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिला हुआ होता है, जो जाके हमारे पेट के अंदर जो एसिडिटी बढ़ चुका है उसको जाके क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देता है। क्योंकि बेस का काम क्या है, एसिड को जाके न्यूट्रलाइज कर देना, और न्यूट्रलाइज करके क्या बनाना, सॉल्ट और वाटर बनाना। क्या ये पढ़ा चुके हैं कि नहीं पढ़ा चुके हैं, आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ पर, समझ में आया, ठीक है। चलिए अब और कहाँ इस्तेमाल होता है पीएच लेवल को, और कहाँ मेंटेन करते हैं हम लोग डेली लाइफ में। टूथपेस्ट यूज किया है, टूथपेस्ट यूज किया है आप लोगों ने, नहीं करते हो ना, करते हो। टूथपेस्ट जो हम लोग यूज करते हैं, यूट्यूब पे दिया हुआ था इसके बारे में भी, टूथपेस्ट लगाए और गोरे हो जाए, क्या। अरे मेरा एक दोस्त था वो करता, अरे नहीं यहाँ पे नहीं बोलेंगे, सुनने का तो बुरा मान जाएगा, छोड़ दो। टूथपेस्ट ध्यान से सुनेंगे। टूथपेस्ट एक्चुअल में सुबह उठ करके हम लोग ब्रश क्यों करते हैं, दांत साफ करने के लिए। तो दांत में गंदगी कैसे आ जाता है, दांत साफ अगर करना होता तो हम सिर्फ ना पानी से दांत साफ कर लेते। ब्रश का इस्तेमाल क्यों होता है, सॉरी पेस्ट का इस्तेमाल क्यों होता है। देखो जब हम लोग सोते हैं ना, जब हम लोग नींद सोते हैं तो नींद की हालत में दो जगह बताएंगे, सुनना। खाना खा के हम लोग नींद सो जाते हैं, ठीक है। आपने बायो में पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस में कि जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ये बताओ। माउथ से ही स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है, माउथ के अंदर एसिड निकलना चालू हो जाता है, जो क्या करता है, हमारे खाने को डाइजेस्ट करना है। खाने को क्या करता है, डाइजेस्ट, खाने के साथ साथ वो दांत को भी डाइजेस्ट करने लगता है। आई बात मुझे। और वो एसिड क्यों निकलता है ये मालूम होगा आपको, क्यों निकलता है, ग्लूकोज की वजह से। उसका काम एक्चुअल में क्या होता है, शुगर को क्या करना, तोड़ना। शुगर को तोड़ता है ना ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, वो आई बात समझ में, है ना। तो जो एसिड हमारे माउथ में निकलता है वो निकलता है, जनरली आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट वगैरह हम लोग इनटेक करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, जिसको डाइजेस्ट करने के लिए एसिड निकलता है। वो एसिड क्या करता है, यहाँ से डाइजेशन चालू हो जाता है, हमारे माउथ से ही डाइजेशन क्या होता है, चालू हो जाता है, होता है ना। तो अब जब यहाँ पे हम लोग कोई चीज़ अगर खाएंगे, जो हम लोग कुछ खाते हैं तो खाने में क्या होता है, जैसे ही हमने खाया या एसिड निकलना चालू हो गया। एसिड तो हमारे फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, माउथ में जो फूड है उसको डाइजेस्ट कर रहा है, साथ ही साथ हमारे टिश्यू को भी क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है। तो हमारे टिश्यू को डाइजेस्ट करने लगता। अब होगा क्या, इससे बचने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट के अंदर पाया जाता है बेस। क्या पाया जाता है इसके अंदर, बेस पाया जाता है। अब ये बेस क्या करेगा, जैसे हम लोग टूथपेस्ट लेंगे, ये क्या करेगा, हमारे माउथ में जितनी भी एसिड है सबको जाके क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देता है। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो आपने सुना होगा ये कहावत कि मीठा ज्यादा खाने से दांत सड़ता है, चॉकलेट ज्यादा खाने से दांत सड़ता है। सुना है ये बात, ये वर्ड सुना है, ये हकीकत है। चॉकलेट ज़्यादा खाने से दांत सड़ता है, क्यों, क्योंकि आप जितना ज़्यादा चॉकलेट को मुंह में रखोगे उतना ज़्यादा एसिड निकलेगा, किसको डाइजेस्ट करने के लिए, चॉकलेट को, क्योंकि मीठे को ही डाइजेस्ट करने के लिए मेन एसिड निकलता है।
अब जितने देर तक आपके मुंह में मिठास रहेगा उतने देर तक क्या निकलता रहेगा, एसिड। और वो एसिड उस शुगर को तो डाइजेस्ट करेगा, साथ ही साथ किसको डाइजेस्ट करेगा, आपके तित को भी डाइजेस्ट करने लगेगा, आपके तित को भी खराब करने लगेगा। तित का जो एनिमल होता है ना उसको खराब करने लगेगा, उसको बर्बाद करने लगेगा। आई बात समझ में? इसलिए चॉकलेट ज्यादा नहीं खाना चाहिए। उस टाइम लगता था कि ऐसे ही बोला जा रहा है, नहीं ताकि ज्यादा नहीं खाएं, लेकिन इसके पीछे का रीजन यही है, समझा? तो अब इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टूथपेस्ट, इसके अंदर क्या पाया था, पेस्ट, जैसे ही गया न्यूट्रलाइज कर दिया। अब देखो एक दांत को बचाने के एक सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम लोग से गलती क्या होता है, हम लोग रात में खाना खाते हैं और वैसे ही सो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि रात में जब आपने खाना खाया तो जो एसिड निकला डाइजेस्ट करने के लिए, उसने खाने को तो डाइजेस्ट किया, क्या वो एसिड आपके दांत को डाइजेस्ट नहीं कर रहा, वो आपके दांत को भी डाइजेस्ट कर रहा। अब आप वैसे ही सो जाओगे, रात भर वो एसिड आपके मुंह में है, आपके दांत को क्या कर रहा, डाइजेस्ट करता चला जा रहा। तो बेहतर ये है कि रात में खाना खाने के बाद हम क्या करें, ब्रश कर लें। आई बात समझ में? ठीक है। टूथपेस्ट अगर ना यूज करें, टूथपेस्ट ज्यादा यूज करना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसके अंदर पेस्ट पाया जाता है जो कि नुकसान करेगा। तो हम क्या करेंगे, सही से कुल्ली वगैरह कर लें ताकि हमारे मौत में जो एसिड होगा वो एसिड क्या हो जाए, डाइल्यूट हो जाए या फिर एसिड खत्म हो जाए। आई बात समझ में? जिससे हमारा दांत खराब नहीं होगा। समझ में आया ना? इसीलिए सुबह उठ के हम लोग तुरंत क्या करते हैं, टूथपेस्ट लगाते हैं, समझा? तो अगर हम सही तरीके से अगर यूज़ करें, सही तरीके से रहें तो टूथपेस्ट का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। पहले के ज़माने में टूथपेस्ट थोड़ी होता था, अभी ना टूथपेस्ट आ गया जिसके अंदर बेस पाया था, पहले भी लोग रहते थे, है ना? तो अगर हम अपने माउथ को सही से वॉश कर ले, सही से धो ले, तो फिर टूथपेस्ट का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आई बात समझो? तो इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, माउथ के अंदर जो एसिड का मात्रा बढ़ जाता है उसके एसिडी स्ट्रेंथ को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्या ये बात समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब आज से चॉकलेट खाओगे सब? हाँ खाओ खाओ, जाएगा दांत। 30 साल में ऐसे हो जाओगे। हाँ ये 30 साल में बूढ़े दिखने लगोगे, पूरा दांत झड़ जाएगा। नहीं नहीं, हाँ वो भी एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, वो भी एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब वो नेचर हुआ ना, वो नेचुरल हुआ, समझा? तो वो उतने अमाउंट में मिला है जितना हम लोग को ज़रूरत है। और इसका क्या है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं, जितना चाहा उतना यूज़ कर लिया, है ना? ज़्यादा चॉकलेट खाओगे तो 30 साल के अंदर जानते हो 70-80 साल में वाले दिखने लगोगे, सब दांत पूरा निकल जाएगा तुम लोगों का। और वैसे ही अभी के टाइम में तो इतना केमिकल वाला चीज़ हम लोग खाते हैं, है ना? हर चीज़ में केमिकल पाया जाता है। ऐसे ही हमारा बॉडी ऐसे ही पहले से वीक है अभी के जनरेशन में। तो पहले दांत वात का बीमारी, अब तो देखो ना, अब तो 10 साल के बच्चे में दांत का प्रॉब्लम होने लगता है, पहले ऐसा थोड़ी होता था। पहले दांत वात का प्रॉब्लम, तित वगैरह का प्रॉब्लम होता था 50 साल 55 साल 60 साल आदमी होने लगा तब तित वगैरह में प्रॉब्लम होने लगा। अब तो अभी से ही होने लगता है। क्या अब कुछ दिन बाद इंसान नहीं रहेगा, इंसान के अंदर खाली मशीन रहेगा। आई बात समझ में? हो रहा है ना ये चीज, यहाँ पर का हड्डी खराब हो गया हटा के स्टील लगा लिया, हार्ट खराब हो गया पेसमेकर लगा लिया, तो सब मशीन ही है ना। आई बात समझ में? और आगे जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा उतना और ज़्यादा हो जाएगा। क्या चलिए और क्या आगे है बताइए। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना क्या लिख रहा है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर, ठीक है ना? लो अच्छा, इसको लिखाने की तो जरूरत नहीं, ये सब पॉइंट, ये सारी बातें न्यूटन ने बताया, ये सब पॉइंट ध्यान देंगे आप लोग। ये सब पॉइंट तो लिखाने की जरूरत है नहीं। क्या चीज, यही टूथपेस्ट का, सॉइल का, है ना, पीएच वैल्यू मेंटेन। अब यहाँ पे क्या कहता है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। कहता है हैव यू एवर बीन स्ट्रंग बाय ए हनी बी? कभी ऐसा हुआ होगा कि बिरना वगैरह काट लेता है, मधुमक्खी काट लेता है, तो लोग क्या बोलते हैं, जाओ जल्दी से चूना लगा लो, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? चूना 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 जो होता है,
जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, सिलेक्ट लाइन, सिलेक्ट लाइन। ऐसा हुआ है, लोग क्या बोल देते हैं, जाओ जल्दी से सिलेक्ट लाइन लगा लो। ये ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? तो देखो यहाँ पे एंट हो या मधुमक्खी हो, बी हो, बिरना हो, सबके स्टिंग में क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एसिड होता है। और जैसे ही जैसे चूटी हो गई, एंट हो, है ना, कट करती है तो हम लोग को जलन होने लगता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, उसके स्टिंग में एसिड पाया जाता है और वो एसिड हमारे बॉडी में चला जाता है और हमें क्या होने लगता है, जलन होने लगता है। मधुमक्खी बी हो गया, है ना, जैसे ही वो स्टिंग करेगा, डंक करेगा हम लोग को, तो उसके स्टिंग में क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, और जो हमारे बॉडी में जाएगा और हमें जलन पैदा होने लगेगा। तो मधुमक्खी वगैरह या फिर चींटी वगैरह अगर काट ले तो क्या करना चाहिए हम लोग को, क्या करें, उसके पीछे दौड़ के उसको मारना चाहिए। क्या करना चाहिए, करना ये चाहिए कि हम सबसे पहले, क्योंकि आपको मालूम है ना, ध्यान से सुनेंगे, लिसन, यहाँ ध्यान देंगे। आपको मालूम है ना, उसके स्ट्रिंग में क्या पाया जा रहा, एसिड पाया जा रहा। जैसे ही वो डंक करेगा, स्ट्रंग करेगा, हमारी बॉडी में क्या इंजेक्ट हो गया, एसिड इंजेक्ट हो गया। अब जब तक वो एसिड रहेगा तब तक हमारे बॉडी में क्या होगा, जलन होता रहेगा। आई बात समझ में? तो उसको कम करने के लिए, उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई बेस वहां पे लगा लेंगे। अब हर बार तुमको चूना थोड़ी मिलेगा हर जगह पे। आपके पास साबुन है घर में, सोप, सोप का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। टूथपेस्ट पढ़ा है हमने, टूथपेस्ट का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। ये सब आप लगा लो, नमक लगा लेंगे, बता रहे लोहा के बारे में कहानी हम। कुछ लोग बोलते हैं कि लोहा रगड़ लेना, बता रहे, सुनना बढ़िया से। पहले पहले जो हम बता रहे वो यही, यहाँ ध्यान देना, जो हम बताए वो समझ में आया है। पहले क्या लगा लेंगे हम लोग, कोई भी बेसिक नेचर का सब्सटेंस वहाँ पे लगा लेंगे। जैसे आपका हो गया सोप, हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हो गया जिसको हम सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, जो उसको जाके क्या करेगा, तुरंत न्यूट्रलाइज कर देगा। अब आपने सुना होगा कई बार कि लोहा रगड़ लो, सुना है, लोहा रगड़ लो। देखो हमने एक रिएक्शन पढ़ा था, यहाँ ध्यान से सुनना, ध्यान से देखोगे, एक रिएक्शन हमने पढ़ा है, मेटल प्लस एसिड क्या देगा, सॉल्ट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। क्या ये रिएक्शंस हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ये बताओ। पढ़ा है। मेटल और एसिड को रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट, और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, याद होगा आप लोग को। है ना, मेटल प्लस एसिड क्या मिला आपको, सॉल्ट, और क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। ये तो याद होगा सभी को, पढ़ा है। तो एक्चुअल में हमारे बॉडी में क्या इंजेक्ट हुआ, एसिड। अब लोग क्या कहते हैं, एसिड को मेटल भी क्या करता है, मेटल भी क्या कर रहा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे रहा, सॉल्ट बना रहा। तो लोगों का कहना ये होता है कि आप वहां पे क्या रगड़ दो, लोहा रगड़ दो। अब तुम बताओ वहां पे रिएक्ट हो पाएगा, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनेगा, क्या रिएक्ट कर पाएगा मेटल वहां पे इतना फास्ट, नहीं ना। तो ये उतना अच्छा तरीका नहीं है। ज़्यादा अच्छा क्या है, आप वहाँ पे क्या लगा लेंगे, सोप लगा लेंगे, या फिर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहीं पे मिल रहा तो वो लगा लें। बेहतर है सोप लगा लो, सोप का भी नेचर क्या है, बेसिक है, और एक आपका माइल्ड बेस है जो कि नुकसान भी नहीं करेगा ज़्यादा। आई बात समझ, क्लियर है यहाँ पे? एक मिनट हल्ला नहीं करना।
चलिए हल्ला नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे ये आपका हनी बी है, ठीक है, और हनी बी के स्टिंग में क्या पाया था, यहाँ देखो लिखा हुआ है, ठीक है। वेनम ऑफ हनी बी कंटेन फॉर्मिक एसिड, क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड, जिसका एक और नाम होता है क्या, मेथेनोइक एसिड होता है। आई बात समझ में। तो हनी बी के स्टिंग में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। जब हनी बी आपको स्टंग करेगा तो आपके बॉडी में क्या इंजेक्ट हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड, जिससे आपको जलन होने लगेगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस है ना, बेस के तौर पे चाहे सोप हो गया या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये यूज करेंगे, जो यहाँ पे जाके इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा और इसके इफेक्ट को क्या करेगा, कम करेगा। आई बात समझ में, जिससे हमें क्या होगा, रिलैक्स फील होगा। समझ में आया ना। अच्छा ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, हनी बी के स्टंग में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, याद रखेंगे। हनी बी के स्टंग में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक। इसको लिख लेना, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को लिख लेंगे, हनी बी के स्टंग में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड, ताकि याद रहे। आज लिखने वाला ज्यादा कुछ था नहीं, आज मेनली हम लोग को पढ़ने वाला था, ठीक है ना, जो समझा दिया हमने। इसके बाद जो आएगा वो लिखाएंगे हम लोग, लिखेंगे हम लोग, सॉल्ट के बारे में इसके बाद पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ लेंगे। अब उसके बाद सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसका चैप्टर क्या हो जाएगा, पेंड हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा बचा नहीं इस चैप्टर में।